हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर्स के फॉर्मूला देखे थे। 4 फॉर्मूला थे, कंडक्टिंग के 2, नॉन कंडक्टिंग के 2। तो आपको वो चारों फॉर्मूला बहुत अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, नहीं तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये है पॉइंट ए, यहां पे। इफ द टू स्पीयर्स आर हॉलो, ये 2 स्पीयर्स हैं, दोनों हॉलो हैं। स्पीयर का रेडियस r1 है, बड़े स्पीयर का रेडियस r2 है। छोटे स्पीयर पे चार्ज q1 है और बड़े स्पीयर पे चार्ज q2 है। नाउ चिल्ड्रन, स्पीयर्स हॉलो है, मतलब ये जो भी चार्ज होगा ये इसके सरफेस पे होगा। Q1 अंदर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अंदर तो खाली खोखली जगह है, अंदर कुछ नहीं है। सिमिलरली जो Q2 है वो चार्ज भी इस तरह से हॉलो स्पीयर के बाहर साइड ही होगा। क्यों? अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो खाली जगह है। तो Q1 इसके आउटर सरफेस पे है और Q2 भी इसके आउटर सरफेस पे है। अंदर चार्ज को ठहरने के लिए जगह नहीं है, अंदर खाली जगह है। तो ये सिचुएशन है, हमें यहां पोटेंशियल निकालना है। तो द पोटेंशियल एट ए इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ, अंदर वाले स्पीयर को नाम दे देते हैं स्पीयर 1, बाहर वाले स्पीयर को नाम दे देते हैं स्पीयर 2। द पोटेंशियल एट ए इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 2। अब इसकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 1, तो इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा? तो सबसे पहले पॉइंट ए स्पीयर 1 के अंदर है या बाहर है? और अगर आपके पास आंखें हैं आप देख सकते हो कि पॉइंट ए इस स्पीयर के बाहर है। तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल आउटसाइड। और ये चार्ज देखो, अंदर की तरफ पूरा फैला हुआ या सिर्फ सरफेस पे है? चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। तो इसे कंडक्टिंग माने या नॉन कंडक्टिंग? इसे कंडक्टिंग मानना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आउटसाइड ड्यू टू कंडक्टिंग का फॉर्मूला लगेगा, प्लस ये क्या है, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा। तो चिल्ड्रन, ये जो स्पीयर है इसके अंदर है पॉइंट ए, तो यहां पे लगेगा पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्पीयर। तो V1 पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, V2 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड ए कंडक्टिंग फॉर्मूला, आउटसाइड ए कंडक्टिंग स्पीयर। तो इसका फॉर्मूला है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं चिल्ड्रन, के क्यू बाय छोटू आर। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, ओके, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्पीयर, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये भी सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देयरफॉर जो पोटेंशियल होगा वो होगा, के की वैल्यू के है, पहले स्पीयर का Q1 दिया है, और R मतलब क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस। तो पॉइंट ए का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, छोटू आर। तो इस फॉर्मूले का हमने यहां वैल्यू लिख ली, प्लस के तो के होता है, दूसरे स्पीयर का Q कितना है, Q2, और कैपिटल आर मतलब रेडियस। कैपिटल आर का क्या मतलब होता है, रेडियस, करेक्ट ना। तो द पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्पीयर इज के क्यू बाय कैपिटल आर। ये फॉर्मूला अगर आपने रट्टा नहीं मारा है तो आप गए काम से। फॉर्मूले पे एकदम ग्रिप होना चाहिए, छोटू आर क्या होता है, बड़ा आर क्या होता है, क्लियर होना चाहिए। तो के क्यू बाय कैपिटल आर का मतलब है रेडियस, तो दूसरे स्पीयर का रेडियस कितना है, R2। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो ये आंसर है चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ स्पीयर्स विच आर आउटसाइड एंड इनसाइड। मतलब ये अंदर के स्पीयर का भी पोटेंशियल ढूंढना है,
बाहर के स्पीयर का भी पोटेंशियल हमें ढूंढना है। तो चलो ना, अंदर के स्पीयर का पोटेंशियल ढूंढना है। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूं। तो मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढना है और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल ढूंढना है। आई वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए, आई वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी। अंदर वाले स्पीयर का रेडियस R1, चार्ज Q1, बाहर वाले स्पीयर का रेडियस R2, चार्ज Q2, और हमें इन्हें शेल्स मानना है, यानी इन्हें हॉलो मानना है, यानी कंडक्टिंग मानना है। शेल है मतलब हॉलो है, हॉलो है मतलब अंदर चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज होगा सिर्फ सरफेस पे, तो इसे हमें क्या मानना है, कंडक्टिंग। तो मैं पहले ए निकालता हूं। द पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल स्पीयर की वजह से भी होगा और स्पीयर की वजह से भी होगा। द पोटेंशियल एट ए इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 2। तो ए पे जो पोटेंशियल है वो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। अब पॉइंट ए स्पीयर 1 के सरफेस पे है, तो दिस इज, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 1 इज पोटेंशियल एट द सरफेस, क्योंकि पॉइंट ए स्पीयर 1 के सरफेस पे है, प्लस पॉइंट ए स्पीयर 2 के अंदर है, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग। तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट द सरफेस। सरफेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, अब तक सब्सटीट्यूशन नहीं किया है, तो मैं लिख देता हूं ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब करेंगे हम सब्सटीट्यूशन। तो जो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा, पहले स्पीयर का के तो के ही रहने वाला है, पहले स्पीयर का क्यू है Q1, आर मतलब रेडियस, पहले स्पीयर का रेडियस है R1, प्लस दूसरे स्पीयर का के तो के ही रहने वाला है, दूसरे स्पीयर का जो Q है, दूसरे स्पीयर का Q वो Q2 है, और कैपिटल आर मतलब रेडियस, दूसरे स्पीयर का रेडियस है R2। So this is the potential of point A। आपको मैं होमवर्क देता हूं, यानी कि आपको एक असाइनमेंट दे देता हूं कि आप पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल के दिखाओ और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालने का तरीका यही है, पर पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी अंदर वाले स्पीयर के लिए बाहर और बाहर वाले स्पीयर के सरफेस पे है। तो वो करेक्ट फॉर्मूला लगा के मुझे आप करेक्ट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, 3 शेल है, मतलब तीनों को कंडक्टिंग मानना पड़ेगा, शेल वर्ड आ गया मतलब कंडक्टिंग ही मानना पड़ेगा। ओके, तो Q1 पहले वाले का चार्ज, दूसरे वाले का Q2, तीसरे वाले का चार्ज Q3, पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसका नाम ए दे देते हैं। द पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3। अब ये वाला पॉइंट इस स्पीयर के बाहर है, तो यहां पे लगेगा पोटेंशियल आउटसाइड कंडक्टिंग का फॉर्मूला, प्लस ये वाला पॉइंट दूसरे स्पीयर के भी बाहर है, तो पोटेंशियल आउटसाइड कंडक्टिंग, प्लस ये वाला पॉइंट तीसरे स्पीयर के अंदर है, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग। तो पोटेंशियल आउटसाइड कंडक्टिंग का फॉर्मूला है के क्यू बाय छोटू आर प्लस के क्यू बाय छोटू आर प्लस इनसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। ये तीनों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले स्पीयर का के तो के ही रहेगा, पहले स्पीयर का जो चार्ज है वो Q1 है, और छोटू आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर होता है, तो छोटू आर की वैल्यू यहां पे कितनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर कितना है, x, प्लस दूसरे के लिए के तो के, दूसरे स्पीयर के लिए जो चार्ज है Q वो हो जाएगा Q2, दूसरे स्पीयर के लिए जो छोटू आर है, छोटू आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, वो भी x हो जाएगा, प्लस के
तीसरे का जो चार्ज है वो है Q3, और कैपिटल आर मतलब रेडियस लेना है तीसरे का। इनसाइड में रेडियस होता है ना, कैपिटल आर होता है, इनमें कैपिटल आर का फॉर्मूला है, तो तीसरे में रेडियस लेना है। रेडियस कितना है? R3। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ये है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलो अगला क्वेश्चन है, दो शेल्स हैं, रेडियस R1 और R2। शेल वर्ड आ गया मतलब कंडक्टिंग। तो हमारे पास दो शेल्स हैं, पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2। पहले वाले का चार्ज Q1 दिया हुआ है, दूसरे वाले का चार्ज Q2 दिया हुआ है। तो पहले हम इतने को एनालाइज कर लेते हैं। हमें पूछा है अगर बाहर वाले को एक्स्ट्रा चार्ज Q दिया, यानी बाहर एक एक्स्ट्रा चार्ज प्लस Q देंगे हम, तो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्पीयर्स इज x, फाइंड x। यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्पीयर्स निकालना है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद चेंज भी निकालना है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो कैसे करना है इसे। सबसे पहले तो मैं इनिशियल सिचुएशन को एनालाइज करता हूं। यह है इनिशियल सिचुएशन, Q1, Q2, R1, R2। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। अब मैं निकालता हूं पोटेंशियल एट A। तो A पे पोटेंशियल स्फीयर की वजह से भी होगा और बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी होगा। अब पॉइंट A इस स्फीयर के सरफेस पे है, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एट द सरफेस का फॉर्मूला लगेगा K Q1 बाय R1 प्लस पॉइंट A दूसरे स्फीयर के अंदर है, इसीलिए पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा V2 में। K इसका चार्ज है Q2, इनसाइड में फॉर्मूला होता है KQ बाय कैपिटल R। तो यहां पे कैपिटल R मतलब रेडियस मतलब R2। तो मुझे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A पता चल गया। अब मैं देखता हूं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। B पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? अंदर वाले की वजह से और बाहर वाले की वजह से। तो B पे पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से भी है और बाहर वाले की वजह से भी है। पॉइंट B अंदर वाले स्पीयर के बाहर है, तो फॉर्मूला होगा K Q बाई छोटू R। छोटू R की क्या वैल्यू है चिल्ड्रन? यहां पे छोटू R की क्या वैल्यू है? पॉइंट B बाहर है, छोटू R होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। छोटू R की क्या वैल्यू है यहां पे? छोटू R की वैल्यू है R2, करेक्ट, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर 2। अब स्पीयर 2 के ये सरफेस पे है, तो पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस कितना हो जाता है? K Q2 बाय R2। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, करेक्ट। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक स्टेप लिखो। V1 के लिए इनसाइड है आउटसाइड है, फिर फॉर्मूला लिखो, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। एक एक स्टेप लिखा था, अंदर है बाहर है, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, और उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आपको भी ये डायरेक्ट करना आना चाहिए, सीखो, सीखना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों स्पीयर का, यानी मुझे VB माइनस VA निकालना है। नाउ VB माइनस VA विल बिकम KQ1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, KQ1 बाय R2 प्लस KQ2 बाय R2 माइनस, ये माइनस करना है, KQ1 बाय R1 माइनस KQ2 बाय R2। तो VB माइनस VA हो जाएगा KQ2 बाय R2 माइनस KQ2 बाय R2 कट जाएगा, तो ये होगा KQ1 बाय R2 माइनस KQ1 बाय R1।
तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इनिशियली। शुरुआत में ए और बी के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, अब यहां तक लिख लो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा। प्लीज राइट टिल हियर। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल कंडीशन में हमने आउटर स्पीयर पे एक प्लस क्यू और डाल दिया। तो पहले से Q2 था, प्लस क्यू बाहर से डाल दिया। अब फिर से हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फिर से मैं पोटेंशियल एट ए निकालता हूं। पोटेंशियल एट ए इज बिकॉज ऑफ ये वाला स्पीयर प्लस ये वाला स्पीयर। तो ए इसके सरफेस पे है, तो क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 बाई रेडियस। रेडियस कितना है इसका, R1, प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इसके तो अंदर है, अंदर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस। तो के, लेकिन चार्ज कितना है अब इसके पास, Q2 प्लस क्यू। अब इसके पास चार्ज है Q2 प्लस क्यू, के क्यू बाय रेडियस। रेडियस कितना है इसका, R2। मिल गया नया पोटेंशियल ऑफ ए। अब नया पोटेंशियल ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा नया। तो पोटेंशियल एट बी इज बिकॉज ऑफ दिस स्पीयर एंड दिस स्पीयर। तो V1 अब इसकी वजह से, अंदर वाले स्पीयर की वजह से बाहर की तरफ कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि देखो बी पॉइंट इसके बाहर है, तो पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा, के Q1 बाय छोटू आर। छोटू आर की वैल्यू क्या है यहां पे, छोटू आर की वैल्यू यहां पे R2 है, प्लस के, अब दूसरे स्पीयर की वजह से निकाल रहे ना, के दूसरे स्पीयर के पास कितना चार्ज है, Q2 प्लस क्यू अपॉन, ये दूसरे स्पीयर के सरफेस पे है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस। तो दूसरे स्पीयर का रेडियस क्या है, R2। तो अब फिर से हमें VA माइनस VB मिल जाएगा। तो अब सॉरी, VB माइनस VA निकाला था ना पिछली बार, VB माइनस VA। तो इसमें से इसको माइनस करना है, KQ1 बाय R2 माइनस KQ1 बाय R1, KQ1 बाय R2 माइनस KQ1 बाय R1, KQ2 प्लस क्यू बाय R2 माइनस KQ2 प्लस क्यू बाय R2। देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया, इन दोनों को माइनस किया तो जीरो हो जाएगा। तो ये है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन में लिखा है कि स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और लास्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनमें कितना डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो, के Q1 बाई R2 माइनस के Q1 बाई R1 है, और लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस देखो, के Q1 बाई R2 माइनस के Q1 बाई R1, वही आ गया फिर से। देखो तो जो फाइनल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इनिशियल का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया है। यानी मैंने बाहर अगर एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया तब भी इन दोनों स्पीयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई फर्क नहीं आया चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मदद से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। देखो, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब अंदर चार्ज भरा हुआ है। चार्ज जब अंदर भरा हुआ होता है तो उसे नॉन कंडक्टिंग मानते हैं। तो फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर इफ पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज जीरो। तो चिल्ड्रन यहां पे सीन क्या है कि एक स्पीयर है और ये स्पीयर चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज अंदर की तरफ भी है
मतलब इसे हम नॉन कंडक्टिंग मानेंगे। ये है सेंटर और यहां हमें पोटेंशियल निकालना है। लेकिन चिल्ड्रन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज जीरो। तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस को जीरो मान लिया गया है। इसका रेडियस आर मान लेते हैं, चार्ज क्यू मान लेते हैं। पोटेंशियल एट सरफेस को जीरो मान लिया है क्वेश्चन में। चिल्ड्रन पोटेंशियल एट इंफिनिटी को हम जीरो मानते हैं। जब नॉर्मल क्वेश्चन जब हम करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत में भी मैंने बताया था कि अगर दो चार्जेस इंफिनिटी दूर है तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूलाज में पोटेंशियल इज कंसिडर्ड जीरो एट इंफिनिटी। तो कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल इज कंसिडर्ड जीरो एट इंफिनिटी एंड ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। अब तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। यानी कि अब हमारे नॉर्मल फॉर्मूलाज यहां पे फेल हो जाएंगे। मैं यहां पे फॉर्मूलाज नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उसमें पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो माना है। यहां पे ये बोल रहा है पोटेंशियल एट सरफेस को जीरो मान लो। तो चिल्ड्रन नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। पोटेंशियल आप जीरो कहीं भी ले लो। आप पोटेंशियल जीरो इंफिनिटी पे ले सकते हो, पोटेंशियल जीरो अर्थ पे ले सकते हो, पोटेंशियल जीरो आपके पेट के अंदर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल जीरो अपने सर के अंदर ले लो, कहीं भी ले लो पोटेंशियल जीरो। तो कंसेप्ट ये है, बट पोटेंशियल कैन बी कंसिडर्ड जीरो एनीवेयर अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। तो जहां मेरी मर्जी वहां मैं पोटेंशियल जीरो ले सकता हूं। तो इनकी मर्जी यह है कि यहां पोटेंशियल जीरो लेना चाहते हैं। तो भाई लेकिन फॉर्मूले तो सब फेल हो जाएंगे ना, आप क्या करें? तो चिल्ड्रन अगला कंसेप्ट ये है। तो पहला कंसेप्ट, हमारे हमारे फॉर्मूले तभी काम आएंगे जब पोटेंशियल जीरो है इंफिनिटी पे। लेकिन पोटेंशियल को जीरो कहीं भी लिया जा सकता है, ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल जीरो कहीं भी लो, पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बदलता। पोटेंशियल डिफरेंस नेवर चेंजेस। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो फर्क है वो फर्क नहीं बदलेगा। देखो मान लेते हैं इसको मैं 10 मानता हूं और इसको 15। फर्क कितना है इन दोनों में? 5। तो अगर इसको मैं 100 मान लूं तो इसको 105 मानना पड़ेगा। अब भी फर्क कितना है? 5। इसको मान लिया 1 करोड़ तो ये 1 करोड़ 5। अब भी फर्क कितना है? 5। तो वोल्टेज का नाम कुछ भी दे दो, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। ये तीसरा कंसेप्ट है। तो चिल्ड्रन अब इन तीनों कंसेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। पहले हम नॉर्मल फॉर्मूले से करेंगे। तो मैं नॉर्मल फॉर्मूलाज लगा रहा हूं। द पोटेंशियल एट द सरफेस इज गिवन बाय के क्यू बाय कैपिटल आर। ये तो हम अपने नॉर्मल फॉर्मूलाज में देख ही चुके हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। और पोटेंशियल इसको इनसाइड दे देते हैं, इसका नाम पोटेंशियल इनसाइड दे देते हैं क्योंकि ये अंदर है ना स्फीयर के। और पोटेंशियल इनसाइड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है के क्यू। और हाँ, ये कंडक्टिंग नहीं है तो कंडक्टिंग का फॉर्मूला मत घुसेड़ देना, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये नॉन कंडक्टिंग है तो पोटेंशियल इनसाइड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर। लेकिन ये पॉइंट सेंटर पे है। छोटू आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेंटर? 0। तो सेंटर पे छोटू आर की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय 2r³ इंटू 3r², क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। तो पोटेंशियल एट सेंटर मुझे मिल गया 3k³ बाय 2r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। लेकिन ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हुए, हमारे क्वेश्चन में तो नॉर्मल फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, लेकिन तीसरा कंसेप्ट का अब इस्तेमाल कर लेंगे। इन दोनों का जो बीच का फर्क है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का फर्क निकाल लेते हैं। ओके, तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चिल्ड्रन यहां तक लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा। तो चिल्ड्रन जो सरफेस पे और सेंटर में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो जाएगा -KQ बाय 2r। तो पोटेंशियल एट सरफेस, और ये चीज कभी नहीं बदलेगी, दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो पोटेंशियल तो बदल सकता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल सकता। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब करते हैं केस 2, यानी अब करते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में बोला है सरफेस के पोटेंशियल को 0 मान लो। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है इसको 0 मान लिया। देखो वोल्टेज है सरफेस को 0 मान लिया, माइनस वोल्टेज एट द सेंटर, जिसको मैंने वोल्टेज इनसाइड लिख दिया था, वोल्टेज इनसाइड हो जाएगा यही चीज -KQ बाय 2r। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो द वोल्टेज इनसाइड एट द सेंटर विल बिकम KQ बाय 2r। तो कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल फॉर्मूले से डिफरेंस निकाल लो। ये दिस माइनस दिस इज दिस। अब इसको 0 बनाने को बोला है, तो इसको 0 बना दो। इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो अगर सरफेस का वोल्टेज 0 है तो सेंटर का वोल्टेज ये रहेगा KQ बाय 2r। अगला कंसेप्ट चिल्ड्रन, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, रेडियस R1 और R2 है। तो दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स बना देता हूं, रेडियस R1 और रेडियस R2। ओके, इसके पास, बाहर वाले के पास चार्ज है Q2, अंदर वाले के पास चार्ज है Q1। अब क्या हुआ है, इफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड, यानी कि अंदर वाले शेल को ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड का सिंबल ये होता है चिल्ड्रन, 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया होगा। अंदर के शेल को मैंने ग्राउंड कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू चार्ज ऑन इनर शेल? तो जैसे ही मैं इसको ग्राउंड करूंगा तो इस पे जो नया चार्ज है वो कितना होगा? तो चिल्ड्रन क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट लगता है पर डिफिकल्ट है नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, व्हेन वी ग्राउंड ए शेल, when we ground a shell, its voltage becomes 0। ग्राउंड का वोल्टेज या ग्राउंड का पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, यानी कि इसका जो भी पोटेंशियल है वो अंडा 0 हो गया है। तो चिल्ड्रन ग्राउंड का क्या मतलब है? कंसेप्ट क्या है? ग्राउंड का मतलब होता है वोल्टेज को 0 बना देना। तो इस शेल का वोल्टेज 0 हो चुका है। तो अब मुझे पता है ए पॉइंट का अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वो 0 वोल्टेज होगा। करेक्ट? इस पूरे शेल का वोल्टेज 0 हो गया क्योंकि उसे ग्राउंड कर दिया। अब चिल्ड्रन पहले यहां चार्ज था Q1, अब इसका जो नया चार्ज है वो मुझे नहीं पता, तो नए चार्ज का वैल्यू लिख देता हूं Q न्यू। चिल्ड्रन ग्राउंड करने के बाद Q1 चार्ज नहीं रहेगा। आफ्टर ग्राउंडिंग Q1 विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, सम न्यू चार्ज, ग्राउंड की वजह से कुछ नया चार्ज इस पे आ जाएगा, उस नए चार्ज की वैल्यू ढूंढना है। तो इस पे नया चार्ज है Q न्यू। तो अब मैं पोटेंशियल एट ए निकालता हूं। द पोटेंशियल एट ए इज, इसकी खुद की वजह से एक पोटेंशियल होगा
प्लस Q2 की वजह से भी A पे पोटेंशियल होगा। A पॉइंट पहले स्पीयर के सरफेस पे है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, के क्यू, पर क्यू की वैल्यू हो चुकी है क्यू न्यू बाई रेडियस, रेडियस है R1, प्लस पॉइंट ए बाहर वाले स्पीयर के अंदर है, तो फॉर्मूला लगेगा के क्यू जो कि Q2 है अपॉन रेडियस जो कि R2 है। ओके, तो मैंने दोनों फॉर्मूलाज लगा दिए, लेकिन ए का पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि उसे ग्राउंड कर दिया है। देयरफॉर जीरो इज इक्वल्स टू, इसको यहां ले लेते हैं, माइनस के Q2 बाय R2 इज इक्वल्स टू के क्यू न्यू बाय R1। तो के और के कट जाएगा और जो क्यू न्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा माइनस क्यू R1 अपॉन R2। तो इतना चार्ज, ये नया चार्ज है जो यहां आ जाएगा, तो Q1 हट जाएगा और Q1 की जगह ये चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब तक ये चार्ज नहीं आता यहां पे इस शेल पे, तब तक ए का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन हमने ए का पोटेंशियल जीरो बना दिया है, मतलब अब Q1 की जरूरत नहीं है, हमें अब क्यू न्यू की जरूरत है, ये है क्यू न्यू की वैल्यू। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, 3 कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है, रेडियस R1 R2 R3। तो 3 कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स बना देता हूं, रेडियस R1 R2 R3। तो 3 कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स बन गए। शुरुआत में उन्हें चार्ज दिया है Q1 Q2 Q3, तो शुरुआत में इसे चार्ज मिला Q1, शुरुआत में, इनिशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, शुरुआत में इसके पास चार्ज था Q2 और शुरुआत में इसके पास चार्ज था Q3। शुरुआत में, बिगनिंग में आपको पूछा गया है व्हाट विल बी देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो चलो ना, आपको पता है अगर ये Q1 है तो इंडक्शन की वजह से इस इनर सरफेस पे माइनस Q1 आ जाता है, तो यहां पे Q1 है तो इसके इनर सरफेस पे माइनस Q1 आ जाएगा, यहां माइनस Q1 है तो यहां पे प्लस Q1 आ जाएगा, अगर यहां प्लस Q1 है तो यहां माइनस Q1 आ जाएगा, और अगर यहां माइनस Q1 है तो यहां प्लस Q1 आ जाएगा। तो जो अंदर का स्पीयर है उसकी वजह से इंडक्शन बाहर की तरफ जाता है। अब ये Q2 है, यहां Q2 है तो इस यहां पे हो जाएगा माइनस Q2, करेक्ट, यहां Q2 है तो यहां माइनस Q2, अगर यहां माइनस Q2 है तो यहां पे प्लस Q2 हो जाएगा। तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी निकालनी है, आउटर सरफेसेस की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पीयर 1, तो इसकी मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहा हूं। और आज चलन अंदर की तरफ इंडक्शन नहीं होता, अंदर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ शेल इज ओनली आउटसाइड। ये हम पिछले भी एक चैप्टर में इस तरह का एक न्यूमेरिकल कर चुके थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का क्वेश्चन है, पर मैंने सोचा एक बार फिर से आपको याद दिलवा देता हूं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, अपॉन इसका एरिया कितना है, शेल है ये, तो एरिया ऑफ स्पीयर होता है 4πr1²। तो ये है अंदर वाले स्पीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है Q2 और Q1, तो यहां जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q2 प्लस Q1, और इसका एरिया कितना है 4πr2²। अब तीसरे शेल के आउटर सरफेस, क्वेश्चन में लिखा आउटर सरफेस, तीसरे शेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 Q2 और Q3, तो यहां जो चार्ज है वो है Q1 Q2 और Q3, और इसका एरिया है 4πr3²। तो चिल्ड्रन दीज आर द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। तो हमें आंसर तो आ गया चिल्ड्रन, पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी, इसीलिए क्वेश्चन किया हमने। ये क्वेश्चन तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का है, पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनो।
पहले मैं Q2 का इनिशियल वोल्टेज निकालता हूँ, ठीक है, या Q1 का भी इनिशियल वोल्टेज निकालता हूँ। चलो मैं पॉइंट ए का वोल्टेज निकाल के दिखाता हूँ। ये है पॉइंट ए, Q1 पे है। तो वोल्टेज एट पॉइंट ए इज, इसकी वजह से कितना वोल्टेज हो जाएगा, के Q1 बाय R1। फिर इस शेल की वजह से कितना वोल्टेज होगा, इस शेल के अंदर है पॉइंट ए, इसीलिए के, इस शेल में चार्ज कितना है, Q2, Q1 और माइनस Q1 भी है इस शेल के पास। अब मैं आउटर सरफेस नहीं, अब मैं पूरे का पूरा शेल कंसीडर कर रहा हूं। मुझे ए पे वोल्टेज निकालना है तो मैं पूरा का पूरा शेल कंसीडर कर रहा हूं। क्वेश्चन में आउटर सरफेस था, इसीलिए सिग्मा निकालते वक्त आउटर सरफेस कंसीडर किया, लेकिन अब मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं तो मुझे इस शेल के ऊपर प्रेजेंट हर एक चार्ज का पता होना चाहिए। तो इस शेल पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, Q2, Q1 और माइनस Q1। तो ये जो Q1 और माइनस Q1 है ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, Q2, के Q2 बाय रेडियस फॉर्मूला ना, इसके अंदर है ना, तो फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस होगा। इसका रेडियस क्या है, R2 प्लस। अब इस शेल में देखो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो जब वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज निकालते वक्त इंडक्शन का ध्यान नहीं भी रखा तब भी चलता है। इसीलिए पिछले हर एक न्यूमेरिकल में हमने इंडक्शन कभी कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन कंसिडर कर भी लोगे और जब वोल्टेज निकालोगे तो माइनस Q1 का असर और Q1 का असर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, माइनस Q2 का असर और Q2 का असर कैंसिल कर देगा, ये दोनों असर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो चिल्ड्रन वोल्टेज निकालते वक्त आपको इंडक्शन की फिक्र नहीं करनी है। तो इसीलिए मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में वोल्टेज निकालते वक्त इंडक्शन के प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया था। तो चिल्ड्रन अब हम एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। नया कंसेप्ट तो बहुत आसान है, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। 1-2 वीडियो पहले देखा था हमने, शायद 2 वीडियो पहले देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन वाले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, देयरफॉर कंडक्टर का सरफेस आर इक्वी पोटेंशियल। तो चिल्ड्रन मेरे पास एक बॉटल है, ये कॉपर की बनी है, कॉपर एक कंडक्टर है। तो अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया 4 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा। यानी कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है। कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो अगर ये कंडक्टर है, पॉइंट ए, बी और सी है, तो ए का वोल्टेज, बी का वोल्टेज और सी का वोल्टेज सेम होगा। तो कंसेप्ट क्या है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसीलिए मान लो किसी को करंट लग रहा है, किसी को झटका लग रहा है बिजली का, तो आप कॉपर के रॉड से अगर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करोगे तो समझ लो ये एक बंदा है, इसको बिजली का झटका लग रहा है, जैसे बिजली का झटका लग रहा है, ये कॉपर का रॉड है, ये बंदा 240 वोल्ट पे है और इसको बिजली का झटका लग रहा है। अगर आप इस कॉपर के रॉड को टच कर दोगे तो ये पूरा कॉपर का रॉड 240 वोल्ट का हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हाथ है, तो ये बंदे को 240 वोल्ट से झटका लग रहा है, कॉपर का रॉड इसने टच कर लिया है, तो पूरा कॉपर का रॉड 240 हो गया, तो आपको भी 240 वोल्ट का झटका लग जाएगा। इसीलिए अगर किसी का हाथ छुड़ाना है तो कॉपर के रॉड से उसका हाथ नहीं छुड़ाते, बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे कॉपर के रॉड में 240 वोल्ट आ जाएगा। उसको छुड़ाया जाएगा लकड़े के डंडे से, लकड़े के डंडा मारो उसको, लकड़े का डंडा इंसुलेटर है, आपको कुछ नहीं होगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया, अभी हमने जो कंसेप्ट देखा, उस पर क्वेश्चन करते हैं। एक कॉपर का स्पीयर है, 1 मीटर इसका टोटल रेडियस है, इसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम। दूसरा कॉपर का स्पीयर है, उसके ऊपर चार्ज है 10 कूलम, उसका रेडियस है ½ मीटर। इन दोनों के बीच में एक लंबा कॉपर का वायर है,
तो सब कुछ कॉपर है, सब कुछ कंडक्टर है, यहां पे सब कुछ कंडक्टर है। अब यहां पे की है, क्वेश्चन है जैसे ही की को बंद किया जाएगा, जैसे ही मैं की को बंद करूंगा, कितना चार्ज यहां से यहां फ्लो होगा, ये क्वेश्चन है। तो चिल्ड्रन कंसेप्ट ये है, एज सून एज की इज क्लोज्ड, एज सून एज की इज क्लोज्ड, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, सब कॉपर, और सब एक दूसरे से चिपक गए, सब एक दूसरे से ज्वाइन हो गए। तो ये कॉपर, ये कॉपर, ये कॉपर, सब कॉपर, सब एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तीनों कंडक्टर चिपके हुए हैं। देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ, इसको स्फीयर ए नाम दे देते हैं, इसको स्फीयर बी नाम दे देते हैं। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी। अब चिल्ड्रन मान लेते हैं यहां से एक्स चार्ज गया, यहां से एक्स चार्ज गया, तो इसके पास चार्ज कितना बचेगा, 10 कूलम माइनस एक्स। यहां एक्स चार्ज आया तो इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, 5 कूलम प्लस एक्स। अब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज जब तक सेम नहीं होता तब तक यहां से चार्ज निकल निकल के यहां पे जाता रहेगा। तो अगर इन दोनों का वोल्टेज सेम हो गया तब जाके चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो हमें पता लगाना है टोटल कितना चार्ज यहां से यहां आ चुका है। तो चलन पोटेंशियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, के, क्यू का वैल्यू दिया है हमें 5 प्लस एक्स अपॉन आर, आर है इसका 1 मीटर, इज इक्वल्स टू, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। तो इससे ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.5 एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। तो इसको यहां ले आता हूं, 1.5 एक्स इक्वल टू 7.5। देयरफॉर एक्स का वैल्यू है 5 कूलम, यानी यहां से 5 कूलम निकल के यहां चला जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो फाइनली इसके पास बचेगा 5 कूलम और इसके पास आ जाएगा 10 कूलम। तो चिल्ड्रन आपने देखा इसका जो पोटेंशियल था और इसका पोटेंशियल था, स्टार्टिंग में उनमें फर्क था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन कर दिया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और चार्ज फ्लो हो गया। करेक्ट। तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो गया। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया उसके बाद चार्ज का फ्लो होना भी बंद हो गया। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये एक रैंडम शेप का, एक अजीबोगरीब शेप का एक कंडक्टर है, याद रखना है कंडक्टर है। पॉइंट, इस पे कुछ तो चार्ज डाल दिया हमने, इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज डाल दिया, तो पॉइंट ए पे कितना चार्ज होगा और पॉइंट बी पे कितना चार्ज होगा उसका रेशो पूछा है। पॉइंट ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और पॉइंट बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जो r1 रेडियस के स्पीयर का पार्ट है। तो पॉइंट ए को हम मान सकते हैं कि वो एक स्पीयर का पार्ट है जिसका रेडियस है r1, और पॉइंट बी को हम मान सकते हैं कि वो एक ऐसे स्पीयर का पार्ट है जिसका रेडियस है r2। तो चिल्ड्रन हमें पता है क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है इसीलिए ए का वोल्टेज और बी का वोल्टेज सेम होगा। अब पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, ए इज ए पार्ट ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस r1, तो ए का पोटेंशियल हो जाएगा के चार्ज एट ए अपॉन r1, के क्यू बाय आर होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू चार्ज एट बी हो जाएगा के, सॉरी पोटेंशियल एट बी हो जाएगा के चार्ज एट बी अपॉन r2। तो ये कट गया, देयरफॉर चार्ज एट ए अपॉन चार्ज एट बी इज r1 अपॉन r2। तो इन दोनों का रेशो हमें मिल गया, ए पे जो चार्ज होगा अपॉन बी पे चार्ज होगा वो होगा r1 अपॉन r2। तो इससे सीखने को क्या मिला, r1 रेडियस छोटा है तो चार्ज ऑफ ए भी छोटा होगा, r2 रेडियस बड़ा है तो चार्ज ऑफ बी भी बड़ा होगा। यानी कि फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जैसे कि अपना मेटल, अगर एक मेटल का सरफेस है तो जो चार्ज होगा
वो रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। देखो यही प्रूव हो रहा है ना, क्यू ए इज प्रोपोर्शनल टू आर वन, क्यू ए इज प्रोपोर्शनल टू आर वन एंड क्यू बी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू। यानी कि जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज, और जितना छोटा रेडियस होगा उस पॉइंट पे उतना ही कम चार्ज होगा। तो यहां चार्ज कम है और यहां चार्ज ज्यादा है। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए एंड बी। मतलब ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी और बी का सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका रेशियो निकालना है। तो देखो ऐसे करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी एट बी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, अपॉन बी के लिए क्या होगा, चार्ज ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑफ ए अपॉन ए का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर वन स्क्वायर द होल अपॉन क्यू बी अपॉन बी का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर टू स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस चार्ज एरिया ऑफ ए अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी, 4 पाई कट जाएगा, क्यू ए अपॉन क्यू बी इंटू ये जो आर टू है ये ऊपर चला जाएगा, आर टू का स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर। पर क्यू ए अपॉन क्यू बी तो पता है, आर वन अपॉन आर टू है, तो क्यू ए अपॉन क्यू बी पता है ना, आर वन अपॉन आर टू, तो इसको यहां पुट कर देते हैं, आर वन अपॉन आर टू इंटू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी एट बी इज इक्वल्स टू आर टू बाई आर वन। चलिए उल्टा रेशो आया है, यानी यहां पे चार्ज कम तो है पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यहां चार्ज कम लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यहां चार्ज ज्यादा लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी कम। मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। ये देखो चिल्ड्रन, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, ये है ए और ये है बी। तो देखो बी पे मैं चार्ज बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी के पास मैंने 10 प्लस चार्ज बना दिया, क्योंकि बी का रेडियस ज्यादा है तो उसके पास चार्ज भी ज्यादा है। अब ए का रेडियस कम है तो उस बेचारे के पास चार्ज भी कम होंगे। देखो ए के पास चार्ज कम है, 1 2 3 चार्ज, सिर्फ 4 ही चार्ज है इसके पास, जबकि बी के पास 10 चार्ज है। लेकिन चिल्ड्रन ध्यान से देखो, ये जो 10 चार्जेस हैं ये फैले हुए ज्यादा है, चिपक चिपक के बैठे हैं क्या, नहीं। इसीलिए यहां पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है चार्ज की, लेकिन उन्हें घूमने फिरने के लिए बड़ी जगह अवेलेबल है। यानी कि यहां पे चार्ज ज्यादा तो है पर चिपका हुआ नहीं है। इसीलिए यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, वो कम है। लेकिन यहां देखो चार्ज तो कम है पर एकदम पास में चिपके चिपके चार्ज है। तो यहां चार्ज कम है लेकिन जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। ऐसा समझ लो, एक इस घर में 10 लोग रहते हैं, इस घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन इस घर में 10 रूम है, तो हर रूम में कितना बंदा, एक। इस घर में एक ही रूम है, उस एक घर में 4 बंदे, तो एक रूम में 4 बंदे, 10 रूम में 10 बंदे। तो यहां लोग तो ज्यादा है पर रूम भी ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पे एक रूम में एक ही आदमी सोएगा आराम से। यहां पे लोग तो कम है पर रूम एक ही है, उस एक रूम में 4 लोगों को सोना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस के इनवर्स हो जाएगा। इससे एक और चीज सीखने को मिली, ए शार्प है या बी शार्प है, ए शार्प है। अगर इसका मैं हथियार बना लूं, ए से आपके पेट में मारूं तो लगेगी जोर से, बी को आपके पेट पे मारूं तो कम जोर से लगेगी, करेक्ट। चाकू का हमेशा शार्प कॉर्नर पेट में घुसता है,
तो जो कॉर्नर शार्प होता है वो खतरनाक होता है। तो ए शार्प है, बी शार्प नहीं है। तो शार्प पे चार्ज तो कम होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा चिपके हुए होंगे। तो चिल्ड्रन, ये शेप देखो, अगर ये कंडक्टर है तो यहां पे जो चार्जेस होंगे वो इतने ज्यादा चिपके हुए नहीं होंगे, लेकिन ये शार्प एज है तो यहां पे चार्जेस एकदम पास में होंगे, इस तरीके से। तो शार्प कॉर्नर पे चार्ज भीड़ करने लगते हैं, शार्प कॉर्नर में चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, चार्ज भीड़ करता है शार्प कॉर्नर पे। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें जो सीखने को मिला उसका हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो इसका फायदा उठाते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर में। तो ये थियरी है, आपको बस सुनना है इसे, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछते भी नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज समझ के आप इसे समझ लो। मान लेते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये काफी बड़ी सी बिल्डिंग है हमारे पास। आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से एक रॉड लगी होती है, और वो रॉड ऊपर से पॉइंटेड होती है, और उस रॉड में से एक वायर निकल के जमीन में जा रहा होता है। चिल्ड्रन, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी ये रॉड आपको मिलेगी। ताजमहल के ऊपर ये रॉड लगी हुई है, बहुत सारे फोर्ट्स के ऊपर इस तरह की रॉड लगी हुई होती है। जी हां, ताजमहल के ऊपर ये रॉड है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। और इस रॉड से एक कॉपर का स्ट्रिप निकल के उन्होंने जमीन तक भी डाला है, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको कभी मौका मिले ताजमहल जाने का, तो आप देखेंगे कि ताजमहल में पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, ये पीछे की तरफ से किया उन्होंने, पीछे की तरफ से एक मेटल का स्ट्रिप उन्होंने ग्राउंड में डाला हुआ है। अब ऐसा क्यों करते हैं? चलो मान लो ये बादल है, और ये बादल चार्ज हो चुका है, फ्रिक्शन की वजह से ये बादल जबरदस्त चार्ज हो चुका है। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब चिल्ड्रन, ये बादल एकदम चार्ज हो चुका है, अगर यहां से लाइटनिंग गिरेगी और बिल्डिंग पे गिर गई वो लाइटनिंग, तो बिल्डिंग की तो हालत खराब हो जाएगी, आग लग सकती है, बिल्डिंग में दरारें आ सकती है, हो सकता है कोई बिल्डिंग में रहने वाला मर जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। तो देखो ये काम कैसे करता है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से लाइटनिंग अरेस्टर में नेगेटिव चार्ज जमा होना चालू हो जाएगा। और चिल्ड्रन ये देखो, ये शार्प एज है, तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा भीड़ कर देगा, यहां बहुत ज्यादा पास पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर हल्की सी भी हवा चली, ओके, ये विंड, तो ये है विंड। अब मान लो कि एक बस है और बस में लोग इस तरह से एकदम चिपक के बस के हर एक कोने में चिपक के घुसे पड़े। अब अगर झटका लगेगा तो कुछ लोग बस से गिर जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, ये जो विंड चलेगी, इस विंड की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो इस तरह से जमा हो गया नेगेटिव चार्ज एकदम कोने में, एकदम पास पास चिपक के, ये नेगेटिव चार्ज हवा चलने की वजह से इस रॉड को छोड़ के हवा में आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड को छोड़ के हवा में आ रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज हवा में आ गया है, उसे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के बादल के पास जाके इस बादल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर देगा। तो धीरे धीरे ये बादल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो लाइटनिंग का खतरा टलने लगेगा, तो लाइटनिंग गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब चिल्ड्रन मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहां जा तो रहा है, पर इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज जा तो रहा है पर इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, यानी अब तो बिजली पक्का गिरेगी। तो चिल्ड्रन, अब जो बिजली गिरेगी, अब जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब जो लाइटनिंग गिरेगी, वो लाइटनिंग इस नेगेटिव चार्ज की राह को पकड़ते इस रॉड में घुस जाएगी और इस रॉड से जमीन में घुस जाएगी, यानी कि बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, तो बिल्डिंग बच जाएगी। अगर लाइटनिंग हो भी गई तो वो लाइटनिंग कुछ इस तरह से होगी, बिजली यहां से गिरेगी और यहां से इस तरह से हो जाएगी।
तो पहले तो ये लाइटनिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। अगर लाइटनिंग प्रिवेंट नहीं हुई तो लाइटनिंग को एक डेफिनेट रास्ते से जमीन में घुसा देता है, तो बिल्डिंग को नुकसान बच गया, यहाँ पे जमीन पे जो लोग खड़े हैं उनको नुकसान बच जाएगा। जो भी नुकसान होगा वो स्ट्रिप को होगा, स्ट्रिप को बदल दो। फिर स्ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, हल्की सी काली पड़ जाती है, और क्या होता है, बस स्ट्रिप को बदल दो अगर आपको ब्यूटिफिकेशन करना है तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम है।